भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म सारांश में। दोस्तों, आज के प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए इस प्रसंग को अंतिम तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने गया के लिए दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उसके मित्र का गांव काफी दूर था। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपने धुन में आगे चला जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक आदमी मिला गया। वह भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से सफर जल्दी कट जाएगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा। उस आदमी ने उसका नाम महाकाल बतलाया। पंडित को नाम थोड़ा अजीब सा लगा, पर पंडित ने नाम के विषय में कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे, तभी रास्ते में एक गांव आया। तो महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में कोई संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है, और वह आगे की ओर चल दिया। तभी एक गांव में खबर फैल गई कि एक व्यक्ति को भैंस ने मार दिया है। जैसे ही भैंस ने उस व्यक्ति को मारा, थोड़ी ही देर में वह महाकाल पंडित के पास लौट आया। फिर चलते चलते दोनों को एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना था और ठहरने की व्यवस्था भी उचित लग रही थी। पंडित के मित्र का गांव अभी काफी दूर था और रात्रि भी होने वाली थी। तो पंडित ने महाकाल से कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते थकान भी लग रही है और भूख भी लग रही है, हम यहीं भोजन करके आराम कर लेते हैं, कल सुबह आराम से आगे का सफर कर लेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कोई जरूरी सामान देना है, मैं कुछ देर में लौट कर आता हूँ, तब तक तुम खाना खाकर आराम करो, मैं बाद में आकर खाना खा लूँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उसके गांव में टुनक उठाई दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई थी। पंडित ने आश्चर्य से सोचा कि जहाँ भी यह महाकाल जाता है वहाँ कुछ न कुछ अपशगुन जरूर होता है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित ने रात्रि महाकाल से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों फिर अपने गंतव्य की ओर चलने का प्रारंभ कर दिया। कुछ ही देर में फिर एक गांव आया। तो महाकाल ने फिर पंडित से कहा कि आप आगे चलते जाइए, मैं कुछ देर में आपके पास आपको मिलता हूँ, मुझे इस गांव में कुछ जरूरी काम है, मैं काम करके आपसे आगे मिलता हूँ। यह कहकर महाकाल आगे जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा और महाकाल के पीछे पीछे जाने लगा, बल्कि वह खड़े होकर महाकाल को देखता रहा। अब वह कहाँ जाता और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज़ सुनाई देती है, किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और वह मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। ठीक उसी समय महाकाल फिर उस पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ और उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहाँ कोई न कोई नुकसान जरूर होता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप मुझे बहुत बड़ी ज्ञानी मालूम होते हैं, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं कुछ शंका में हूँ, अगर आप मुझे अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मुझे शक नहीं होगा। महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों को प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को यह बात पहले से ही पता थी, फिर भी महाकाल के मुख से सुनकर पंडित थोड़ा घबरा गया। लेकिन फिर से हिम्मत करके पूछा कि अगर तुम यमदूत हो तो बताओ, अगली मौत किसकी होगी। तो यमदूत ने कहा, अगली मौत तुम्हारे उस मित्र की होगी जिससे तुम मिलने जा रहे हो। पंडित उसकी बातें सुनकर सहम सा गया। पंडित सोच में पड़ गया कि यदि वास्तव में यह यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सही होगी और मेरे कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने न जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। महाकाल ने कहा, तुम यहाँ से जाने की सोच रहे हो, परंतु तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे।
महाकाल की बातें सुनकर पंडित को झटका सा लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बातें जान ली थी, जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब तो पंडित को विश्वास हो गया था कि महाकाल सचमुच में ही यमदूत है। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण ना बने, इसलिए वह पीछे घूमा और अपने गांव को जाने लगा। परंतु जैसे ही पंडित मुड़ा, उसके मित्र तेजी से उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। पंडित ने उसे देखकर अत्यंत प्रश्न दिख रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसका पीछे आ रहा हो, लेकिन वह बचपन से ही इसलिए ना तो वह पंडित के पास पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित की आवाज दे पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह अपने मित्र के पास पहुंचा, पंडित ने हक्का बक्का होकर महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ है। महाकाल ने पंडित की मन की बातें समझ गई और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे आ रहा है, लेकिन वह अपाहिज और गूंगा होने की वजह से। तो पंडित ने उत्सुक होकर पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने उत्तर दिया, यद्यपि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी प्राणी अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान होता है, लेकिन आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आप अपने मित्र को मृत्यु को कैसे स्वीकार कर पाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान नहीं होंगे। आज से ठीक 6 माह बाद तुम किसी दूसरे राज्य के राज में फांसी लगाकर तुम्हारी मृत्यु होगी, और आश्चर्य की बात यह है कि तुम फांसी स्वयं स्वीकार करोगे। महाकाल ने जाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलने कोई कारण नहीं था। महाकाल के जाने के बाद पंडित अपने दोस्त के लिए मृत्यु के बाद सभी अनुष्ठान किए और अपने गांव को लौट गया। कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपने मृत्यु के बारे में जानकर परेशान हो जाता है और मृत्यु से बचने की कोशिश करता है। पंडित ने भी ऐसा ही किया। चूँकि पंडित एक प्रसिद्ध विद्वान थे, यहाँ तक कि राजा भी उनके बारे में जानते थे, उसने सोचा कि राज्य के पास कोई बुद्धिमान मंत्री हो सकते हैं जो उसकी मृत्यु से संबंधित समस्या का समाधान खोजने में उसकी मदद कर सके। तो पंडित राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा को सारी बात बताई। राजा ने समस्या को अपने मंत्रियों के साथ साझा किया और उनकी सलाह मांगी। बहुत विचार विमर्श करने के बाद निश्चय किया गया कि यदि पंडित की बात सत्य है तो उसे 6 महीने बाद मारा जाएगा, लेकिन उसके लिए दूसरे राज्य जाना होगा। यदि उस राज्य से बाहर नहीं निकलता तो उसकी मृत्यु से बचाया जा सकता है। इसलिए पंडित ने महल में रहने की व्यवस्था की गई और कोई भी व्यक्ति राजा की अनुमति के बिना उससे नहीं मिल सकता था, लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि वह कैद में है। हालांकि पंडित अपने मर्जी से आने जाने की अनुमति थी, फिर भी वह डर के कारण बाहर जाने से बचते रहते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर मृत्यु का दिन के पहले पंडित को धर जल्दी सोने चले गए, ताकि रात जल्दी खत्म हो जाए और अगला दिन आ जाए और उनकी मृत्यु टल जाए। लेकिन पंडित की नींद की बीमारी थी, जिसके बारे में वो खुद नहीं जानते थे। सोने के बाद वह चलने लगे। वह उठे और अपने कमरे से बाहर चले गए। महल के घोड़े में चौकी में की ओर चले गए। किसी ने उसे रोका नहीं या किसी की तरह की पूछताछ नहीं की, क्योंकि सभी नौकर जानते थे कि वह राजा के विशेष अतिथि हैं। स्थिर अवस्था में पहुंचने के बाद वह अपने सबसे तेज घोड़े को उठाया और राज्य से बाहर चले गए। बेहोशी की अवस्था में दूसरे राज्य में पहुंच गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंचकर संयोग यह था कि जब पंडित महल में प्रवेश कर रहे थे तो सभी लोग और पहरेदार सो रहे थे, इसलिए किसी ने भी उन्हें रोका नहीं और पूछताछ नहीं की। पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में गए और जहां राजा और रानी सो रहे थे वहीं बिस्तर में रानी के बगल में सोए थे। सुबह होने पर राजा की नींद खुली और उसने देखा कि पंडित रानी के बगल में सो रहा है। राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया। पंडित को समझ में नहीं आया कि वह दूसरे राज्य में कैसे पहुंच गया है और सीधे राजा के शयन कक्ष में प्रवेश कर गया है।